नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस निकेतन में। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको आदित्य मिश्रा सर पढ़ाने वाले हैं। जैसा आपसे वादा किया गया था टाइम टेबल वीडियो में, 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन हिस्ट्री की क्लास, 1 दिन इकोनॉमिक्स, 1 दिन ज्योग्राफी और 1 दिन साइंस। ऐसे करके हम लोग जैसे जैसे जो सब्जेक्ट ख़त्म होगा वैसे वैसे पढ़ाएंगे। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं, 1 लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम आपको रेलवे, एसएससी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम में जीएस के तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जो कि अपना ही चैनल था, किसी कारणवश यूट्यूब ने हटा दिया है, तो उसी के नाम पे विद्या जीएस निकेतन। इस चैनल का भी हैंडल है विद्या जीएस फाउंडेशन, जो कि सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, तो प्राचीन इतिहास कितने टाइप के होते हैं? हिस्ट्री आपको 3 टाइप के होते हैं: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न मिडाइवल, आधुनिक इतिहास जिसे कहते हैं। एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से, उनसे कम एंशिएंट से। अब बीच बीच में क्वेश्चन जैसे जैसे जिसका नाम है मिडाइवल, तो मिडाइवल से मध्य क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा मॉडर्न से। ऐसे ही आप प्राचीन भारत इतिहास के शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए, 1 लाइनर फॉर्मेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के, जो विदेश के यात्रियों सब आए थे भारत में किसी किसी राजा के शासनकाल में। हुएन सांग, इति सांग, इबन बतूता, जितने भी यात्री थे, उन सब जो अपने पुस्तक लिख के गए हैं, उसकी यात्रा वृत्तांत को पढ़ने से पता चलता है कि इतिहास में किसकी जानकारी मिलती है। उसके भी अंदर पुरातात्विक स्रोत में आएंगे तो धार्मिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है। अभिलेख को पढ़ने से, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख को पढ़ने से बहुत से ऐसे स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्रोत हैं अभिलेख। अभिलेख के अंदर पाषाण शिलालेख, स्तंभ है, अशोक के स्तंभ हैं, ताम्रपान है, दीवारों पर लिखे जाते थे राजा महाराजा के दौरान। सिक्के हैं, बहुत से राजा ने मुद्राएं चलाए हैं, अपने अपने सिक्के हैं राजाओं के समय के, उसके बारे में पढ़ना है। चलिए, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में आप लोग को पूछ देगा। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 17, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया में 1400 ईसा पूर्व बोगजकोई नामक अभिलेख में मिले। अभिलेख का नाम था बोगजकोई, अभिलेख में मिले हैं 1400 ईसा पूर्व में। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया में स्थान में मिले हैं। बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान है, उस जगह पे मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिले हैं। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के हैं लगभग। अगर भारत की बात किया जाए तो अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन, जो 300 ईसा पूर्व के हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 19 पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जितने भी हड़प्पा सभ्यता के साइट मिले हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, गुजरात में बंदरगाह हैं, जितने भी हैं, धौलावीरा, जितने भी साइट्स हैं, सबके मतलब उनका जनक कौन है? खननकर्ता अलग अलग हैं सब जगह के, लेकिन इसका पुरातात्विक स्रोत का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये भी एक अंग्रेज थे ही, भारत पढ़ने के उद्देश्य से आए थे, और बाद में यहाँ पे ही यहाँ के अधिकारी बन के रह गए। चलिए, आगे पढ़ते हैं। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख, भारतवर्ष जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। याद रखिएगा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख यवन राजदूत। पॉइंट नंबर 21, यवन राजदूत
ओडोरस का बेसनगर से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिला है। मध्य भारत में क्या है, भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिला है। पूछेगा किस स्तंभ अभिलेख से, तो याद रखिएगा गरुड़ स्तंभ लेख से। चलिए पॉइंट नंबर 23, दुर्भक्षी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। पूरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोमरन का लेख अंकित है। आपको पीडीएफ अगर लेना है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं, जिसको हम आगे बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलिए पॉइंट नंबर 25, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य आपको मिला है इसी अभिलेख में। दुर्भक्षी शब्द अभिलेख पूरन मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, यहीं से मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणी को जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। जितने भी रेशम बुनकर थे उनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडारकर के अभिलेख के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक क्या थे बताइए। चलिए, तो आप लोगों ने पढ़ा डॉक्टर D.R. भंडारकर के अभिलेख का अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का अभिलेख का पता चलता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। कोई क्वेश्चन पूछे सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिला है, तो क्या बताइएगा, भगवान पर हुनराज तोमरन का लेख अंकित है, जिस वाराह भगवान पर, उसी में मिला है सती प्रथा का। तो ऐसे ही रेशम बुनकर की श्रेणी में मंदसौर अभिलेख और डॉक्टर B.R. भंडारकर अभिलेख से मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा गया है, जिसकी प्रशंसा से रचित शिलालेख है, प्रसिद्ध भारतीय प्राचीन राजाओं की है। चलिए, राजाओं की अभिलेख, शासक में अभिलेख की विशेषता। पहले अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, हाथी गुफा अभिलेख, इसे तिथि रहित अभिलेख कहते हैं। ये महत्वपूर्ण अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल नरेश का वर्णन है इसमें, जब कलिंग का युद्ध हुआ था उसका भी वर्णन है। चलिए अगला पढ़ते हैं, जूनागढ़, इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। इसमें रुद्रदमन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, रुद्रदमन। चलिए तीसरा नासिक अभिलेख पढ़ते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धि है इसमें। अगला पढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त। इनकी दिग्विजयों की जानकारी, समुद्रगुप्त ने जितने विजय प्राप्त किए हैं उसकी जानकारी प्रयाग स्तंभ अभिलेख से मिलती है। पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख क्या है, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी इससे मिलती है। मंदसौर अभिलेख क्या है, पॉइंट नंबर 6, मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी इससे मिलती है, मंदसौर अभिलेख से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर अभिलेख क्या है, गुज्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी इससे मिलती है, ग्वालियर वंश। चलिए भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त और हुनों पर विजय का जो विवरण है उसकी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देवपारा अभिलेख क्या है, तो बंगाल शासक विजय सेन के बारे में इससे जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख क्या है, तो हर्षवर्धन की उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है इसमें, इसी की जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 11 है, बालघाट एवं काले अभिलेख, इसे सातवाहन वंश के संस्थापकों सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख से क्या मिलती है, सुगों की उपलब्धियां की जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम 24 घंटा एक्टिव हैं। नहीं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल विद्या GS निकेतन के नाम से ही है, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो आप लोगों से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं डायरेक्ट। अब किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
भरहुत अभिलेख पढ़ लिए। सुगन शब्द खुद होने पर सुंगों द्वारा निर्मित है ये। पॉइंट नंबर 14 एरन अभिलेख, इससे क्या जानकारी मिलती है? भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। समझ गए? एरन अभिलेख से भानुगुप्त थे सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोना और सीसा धातु के बने होते थे। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के। साहित्य में आहत सिक्कों को कारसापन भी कहा जाता था। सिक्कों पर लेख लिखने का काम सबसे पहले यवन शासकों ने शुरू किया था। याद रखना है, पूछेगा क्वेश्चन, सिक्कों पर लेख लिखने का सर्वप्रथम साक्ष्य यवन शासक द्वारा शुरू किया। कनिष्क के सिक्कों के से प्रमाणित होता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पूछता है ना कौन सा राजा किस धर्म के अनुयायी थे, तो कनिष्क के बारे में पूछेगा तो बौद्ध धर्म का था। इंडो यूनानी और इंडो सीथियस शासकों के इतिहास का प्रमुख स्रोत उनके सिक्के हैं। आरंभ में अधिकतर सिक्के चांदी के होते थे, तांबे के सिक्के बहुत कम थे। बहुत सारे पॉइंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर पॉइंट, मंदिर की कला शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में 3 टाइप के, पूरे वर्ल्ड में ही भारत में मतलब मूल रूप से 3 टाइप की शैली विकसित है। उत्तर भारत मंदिर की कला शैली को नागर शैली कहते हैं। उत्तर भारत में जो मंदिर की कला शैली फैली हुई है उसे नागर शैली कहते हैं। दक्षिण भारत में याद रखना है 10 दक्षिण 10 द्रविड़। उत्तर में तो याद रह जाएगा 10 दक्षिण 10 द्रविड़। उत्तर में खाली याद करना होगा नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली। अब वे मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाता है उसे वेसर शैली कहते हैं। जिनमें दोनों का मतलब मंदिरों का जगह का प्रयोग किया जाता है दोनों शैलियों का, उसे वेसर शैली कहते हैं। चलिए आप सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। उसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन। कनिष्क के सिक्कों में उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी था, भी पढ़ लिए थे। चलिए अब सिक्कों, आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, चांदी के तब बहुत कम थे। रोमन सिक्के हरिमकेडु पुदुचेरी से प्राप्त हुए, जहाँ से क्या कहते हैं पुर्तगाली, जो पोर्टुगीज सबसे पहले कब्जा किए थे। फ्रांसीसी भी धीरे धीरे रहने लगे, इससे रोमन सिक्के वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत मंदिर की कला शैली को नागर शैली पढ़ लिए हैं डिटेल से, यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग जरूर पढ़ लें, PDF ले लें। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियाँ निर्मित की गई थी, जन साधारण धार्मिक आस्था और मूर्तियों का ज्ञान वहीं से मिलता है। सबसे प्रथम मूर्तियों का ज्ञान वहीं से मिलता है। गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, कुषाण काल। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। समझ गए? जितने भी कोई भी पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अजंता गुफा में उत्कीर्णन माना और शिशु और मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वत सर्वकालिका है, जिसमें गुप्तकालीन कला का झलक मिलता है। समझ गए? तो गुप्त काल में सबसे अजंता गुफा की माता और शिशु का, मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों का झलक मिलता है। अब साहित्यिक स्रोत पढ़ने वाले हैं, उसमें भी वैदिक काल, इसके अंतर्गत वेद। और सबसे प्रथम वेद कितने टाइप के होते हैं? तो वेद 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। चलिए उसके भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। इसे सुनने वाला होता है, कोई वेद सुनाता रहता है तो सुनते हैं ना, वेद पाठक होते हैं बहुत से। वेदों के संकलनकर्ता को महर्षि कहते हैं। वेद में जिन्होंने संकलित किया उसे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद का संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद कुल 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, जैसे बताया था। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में ऋक का अर्थ है छंद
तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। जितने भी ऋचाएँ हैं, किसी भी ऋषि द्वारा दिए गए कथन हैं, इम्पोर्टेंस बहुत से चीज़ है। ऋग्वेद आपको बहुत सी ज्ञानों का सार है, संग्रह, जैसे ऋग्वेद कहा जाता है। जैसे साइंस का डिफिनेशन होता है क्रमबद्ध ज्ञान, वैसे ऋग्वेद बहुत से ज्ञानों का, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। ऋग्वेद में क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी या रेलवे का फेवरेट है, कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि कहते हैं। वेद के जो ऋचाएँ पढ़ते हैं उसे ऋषि कहते हैं। उस ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद में तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित। विश्वामित्र जो रचना किए हैं उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है 9वें मंडल में, जैसे सोम देवता का उल्लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 138। बाद में 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया था। शुद्ध का उल्लेख 10वें मंडल में है। इसमें पुरुष सूक्त कहा जाता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। ब्राह्मण 10वें मंडल में क्या है पूछेगा, अभी 10 मंडल है तो उसमें 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण का, 4 प्रकार के वर्ण का मतलब वर्णन किया गया है। आदि पुरुष ब्रह्मा से क्रमशः उत्पन्न हुए हैं। उनके मुख, भुजा, 4 जंघों, चरणों से उत्पन्न है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मंत्रों की रचना की गई है। पूछता है ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र हैं? 250। अग्निदेव के लिए तो 200 ऋचाएँ मंत्र हैं। वामना अवतार में 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। जैसे जैसे महाभारत रामायण में दिखाया गया है उसका मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था। पूछेगा पॉइंट नंबर 140 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को ने ऋग्वेद में 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। तो कब पूछेगा, कब ईस्वी में किया? तो 2007 में। कितने पांडुलिपि? 30 पांडुलिपि, याद रखना है। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें वैदिक मंत्रों के साथ संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। अनुष्ठान करना है कोई भी चीज़ तो वहाँ ये मिलता है। इसमें पद्य और गद्य दोनों शैली है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के कितने टाइप? कृष्ण यजुर्वेद और सकल यजुर्वेद, 2 भाग है। शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसमें सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, संगीत। संगीत का अध्ययन होगा सामवेद में। इसके मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, कभी कभी यज्ञ होते हैं तो उसमें गीत गाए जाते हैं। ऋचाओं संकलन, इसमें मंत्रों को गाने वाला, इसमें जो मंत्र गाते हैं उसे उद्गाता कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ मंत्र है, जिसमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है और गंधर्व इसकी प्रमुख शाखाएँ हैं। अथर्ववेद अथर्वा नामक ऋषि द्वारा रचित है। इसमें नाम पर अथर्ववेद कहा गया, उन्हीं के नाम पे अथर्ववेद पड़ा है। और इसके रचयिता कौन कौन है? अंगिरस ऋषि थे, जिन्हें अथर्वागिरीश वेद भी कहा जाता है। इसलिए इस ऋषि को अथर्वागिरीश वेद भी कहा जाता है। समझ गए? इसी में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख है। अथर्ववेद में ही सती प्रथा का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त, 5987 मंत्र हैं, जिसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है, ऋग्वेद से ही ले लिए गए। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको हिस्ट्री की क्लास? बताना बिल्कुल ना भूलें। किस किस टॉपिक पे क्लास चाहिए ज़रूर बताएं। चलिए आज के थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं व्हाट्सएप चैनल विद्या GS निकेतन के नाम से है और टेलीग्राम भी सेम नाम से है, या विद्या GS फाउंडेशन के नाम से मिलेगा। वहाँ से आप जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विद्या GS निकेतन को ज़्यादा प्यार दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।